रीट परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त साथियों को नमस्कार। साथियों, आज से हम रीट परीक्षा 2021 के अंतर्गत लेवल 1 और लेवल 2 में संस्कृत से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जो संपूर्ण सिलेबस है उसके बारे में विस्तार से बताने वाले। साथियों, इस सीरीज की हमारी जो संस्कृत की वीडियो उसमें आपको ये जितने भी टॉपिक L1 और L2 में भाषा सेकंड के रूप में जो संस्कृत है उसमें जो टॉपिक्स है उनको हम हमारी इन सीरीज की वीडियोज में कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए रीट के अंतर्गत यदि आपको संस्कृत विषय में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी इस सीरीज की वीडियोज को लगातार देखते रहें। आपकी संस्कृत से रिलेटेड जो भी समस्या होगी उसके समाधान का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। देखिए साथियों, रीट का जो संस्कृत का सिलेबस है, मैं बात कर रहा हूं भाषा सेकंड की। यहां पर आप देख सकते हैं जो भाषा सेकंड है, भाषा सेकंड संस्कृत के अंतर्गत यहाँ पर देखिए संस्कृत के अंतर्गत जो टॉपिक है सबसे पहला उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखिए, एक अपठित गद्यांश होगा आपके सामने और उस अपठित गद्यांश के आधार पर आपसे शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए साथियों, ये खंड 1 है और ये खंड 2 है। इसके अंतर्गत एक टॉपिक है महेश्वरी सूत्र। आज हम इसी से जो आपका जो व्याकरण है उसको शुरू करने वाले हैं, क्योंकि संस्कृत व्याकरण की जहां तक बात है महेश्वरी सूत्रों से ही उसको शुरू किया जाता है। क्योंकि यदि आप एक बार महेश्वरी सूत्रों का अध्ययन कर लेते तो इसके बाद आपको और ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए साथियों, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद और अलंकार ये ऐसे टॉपिक हैं जो मूल रूप से महेश्वरी सूत्रों पर ही डिपेंड करते हैं। और यदि हम ज्यादा बात करें तो इस सिलेबस में आगे आपने ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसने अभी तक इस सिलेबस को नहीं देखा हो, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, संस्कृत अनुवाद। हिंदी से संस्कृत अनुवाद भी तभी आप कर पाओगे जब आपको कारक का ज्ञान होगा, कारक के साथ में आपको संधि आएगी और लकारों का ज्ञान होगा, तो इसके बाद आप संस्कृत कर अनुवाद कर पाएंगे। स्वर और व्यंजन के जो उच्चारण स्थान है ये भी महेश्वरी सूत्रों का ज्ञान होने के बाद आपको स्वर और व्यंजन उच्चारण स्थान में भी ज्यादा समस्या नहीं आएगी। वाच्य परिवर्तन ये और टॉपिक जोड़ा गया है और ये जो टॉपिक है ये आपके जो टीचिंग मेथड्स है उनसे रिलेटेड है। संस्कृत भाषा कौशल की भी हम बात करेंगे, लेकिन मूल रूप से हम जो आज टॉपिक शुरू करने वाले साथियों वो आप भी समझ गए हैं, हम आपको बता भी चुके हैं। वो है हमारा आज का मूल टॉपिक महेश्वरी सूत्र। संस्कृत पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो ये नहीं समझता हो कि महेश्वरी सूत्र क्या है, लेकिन फिर भी हम शुरू से इनकी चर्चा करेंगे। मैं शुरू से आपको इसका बताने का प्रयास करूंगा कि महेश्वरी सूत्र टोटल कुल संख्या में यदि बात करें तो कितने हैं, कुल 14 हैं और इनको संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ भी माना जाता है। संस्कृत जो व्याकरण है उसका आधार स्तंभ माना जाता है महेश्वरी सूत्रों को। महेश्वरी सूत्रों की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो सूत्र है वो है ए ई उ ण। ध्यान रखिए, प्रत्येक सूत्र के अंतर्गत जो आखिरी वर्ण होता है, ये देखिए ये जो आखिरी वर्ण होता है ये आखिरी वर्ण आपको सभी जगह पर हलंत मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इसकी जब हम गिनती करेंगे महेश्वरी सूत्रों में वर्णों की तो इनको नहीं काउंट किया जाता है कभी भी, ये ध्यान रखना है। दूसरा सूत्र है आपका री ली के। तीसरा है ए ओ ने। चौथा सूत्र है आई औ च। देखिए साथियों, बहुत से साथी सोच भी रहे होंगे कि क्या इन सूत्रों को याद करना जरूरी है। जिनकी ये 14 के 14 महेश्वरी सूत्र अच्छी तरह से याद हो जाते हैं उनको संधि टॉपिक में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है, ये आप समझ जाएंगे। इसका बड़ा वजह, इसकी जो बड़ी वजह क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। छठा सूत्र है ये वे रे टे और छठा है ले णे। तो ये
6 सूत्र आप देख सकते हैं, ऐ ऊण है, री लिर्क, ए ओम, आई औच, है वेरटे लैण है। 7वां सूत्र है नम डण नम, नम नण नम। 8वां है झ भे न। 9वां सूत्र है गे गे डे धे से। 10वां सूत्र है जबगढ़ 10। साथियों, इन सूत्रों को आप अनावश्यक ना समझें, ये बहुत ही संस्कृत व्याकरण पूरी इन्हीं पर निर्भर है। एक बार थोड़ा सा आपको जरूर इसमें अटपटा लगेगा जो साथी पहले बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार इस नींव को समझ लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि संस्कृत की पूरी व्याकरण इसी पर निर्भर है। एक बार जरूर आपको अटपटा लगेगा, लेकिन जब आप देखेंगे कि संधि के अंतर्गत और उच्चारण स्थान के अंतर्गत इनका बहुत कुछ योगदान है, तब आपके स्पष्ट रूप समझ में आ जाएगा। लेकिन अब चूंकि महेश्वरी सूत्र आपके टॉपिक ही लगा दिया गया, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको पढ़ना भी जरूरी है। जबगढ़ 10 में भी आखिरी हलंत है। 11वां है खे फे छे ठे थे, चे टे ते वे। 12वां है के पे ये। 13वां है से रे। और अंतिम 14वां सूत्र है ले। देखिए साथियों, इनकी वैज्ञानिकता क्या है वो यहां पर समझने का आप प्रयास करें, तभी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए 1 से 4 तक सूत्रों को आप देखिए, 1 से 4 सूत्र में जितने भी संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत स्वर हैं उनको जगह दी गई है, और इन जगह में भी आप देखिए बहुत ही वैज्ञानिक क्रम में मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखिए 1 से 4 में जो पहला सूत्र वो कहां से शुरू हो रहा है, आप देखिए यहां पर पहला सूत्र है वो शुरू हो रहा है किससे, ऐसे। और चौथा सूत्र का अंतिम क्या है, च। तो ऐसे शुरू होकर च तक देखिए तो ये बन गया हमारा एक प्रत्याहार। ये किस काम में आते हैं, ये काम में आते हैं प्रत्याहार बनाने के। किस काम में आते हैं, ये काम में आते हैं प्रत्याहार बनाने के। और इनसे टोटल 44 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं जो संधि के अंतर्गत, और इसी के साथ हम बात करें तो उच्चारण स्थान में इनका बहुत योगदान है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो महेश्वरी सूत्र हैं, महेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है, तो हम बता देंगे महेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। महेश्वरी सूत्र कितने हैं, 14 हैं। लेकिन इनसे प्रत्याहार कितने बनते हैं, 44। वो कैसे बनते हैं हम अभी बताएंगे आपको। प्रत्याहार क्या होते हैं, प्रत्याहार संक्षेप में सूत्रों के अंतर्गत जो संक्षेप में वर्णों को बताता है उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। ये आप संक्षेप में समझ सकते हैं बिल्कुल शॉर्टकट रूप से कि प्रत्याहार किस काम आते हैं। देखिए ए शुरू में है और च अंत में, तो ये बन गया अच प्रत्याहार। अब आपसे पूछेंगे कि भाई अच प्रत्याहार के वर्ण बताइए, तो आप क्या करोगे, ऐसे शुरू हो जाओगे, जब तक च नहीं आ जाएगा तब तक नहीं रुकना है। तो इसके बीच जितने भी वर्ण आएंगे सब अच प्रत्याहार के वर्ण कहलाएंगे। साथियों, आज हम बहुत ही बेसिक रूप से आपसे बताने का प्रयास करें। जो साथी संस्कृत के हैं उनको जरूर अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जो साथी पहले बार संस्कृत पढ़ रहे हैं उनको भी ये समझाना बेहद जरूरी। आगे हम विस्तार से भी इसकी चर्चा करेंगे और आपको एक एक जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है उनको बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो देखिए ऐसे शुरू हो जाओ। तो ए की जहां तक बात करें तो देखिए आप यहां पर ए के अंतर्गत ए को हम ले लेते हैं, इसके बाद ई आ रहा है, ई को ले लेते हैं, ई के बाद ऊ आ रहा है, ऊ को ले लेते हैं। ण को नहीं लेना, मैंने पहले कहा कि अंतिम जितने भी इनको नहीं लेना है। फिर आगे क्या आ रहा है, री। इसके आगे क्या आ रहा है, री। फिर क्या आ रहा है, ए। फिर क्या आ रहा है, ओ। इसके बाद आई, और इसके बाद औ। और फिर क्या आ गया, च आ गया। मैंने पहले बताया च को हमें नहीं लेना है। तो आप देख सकते हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे कितने वर्ण आ गए, ये वर्ण आ गए।
अर्थात ए ई उ री लिरी ए ओ आई औ। तो ये टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल क्या हो गए? 9। प्रथम दृष्टया यदि पूछे तो स्वरों की संख्या 9 ही मान थी, लेकिन पाणिनि ने ए ई उ और री जो ये मूल स्वर थे इनके दीर्घ रूप को भी स्वीकार कर लिया। तो पाणिनि ने जब इनके दीर्घ रूप को स्वीकार कर लिया तो 4 स्वर और बढ़ गए, तो टोटल संस्कृत में स्वरों की संख्या हो गई 13। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि महेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या बताइए, तो गलती कर जाओगे आप। महेश्वरी सूत्रों की संख्या के अनुसार टोटल स्वर कितने हैं? 9। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। महेश्वरी सूत्रों के मुताबिक तो आपके स्वरों की संख्या कितनी है? 9। इनमें से ध्यान रखिए मूल स्वर क्या है? पहले तो मूल स्वर और फिर है संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर कौन कौन से? मूल स्वर है पहले के जो 2 सूत्र हैं इनमें स्थित जो है ए ई उ री और लिरी, ये तो है मूल स्वर। संयुक्त स्वर कौन से? इससे आगे के जैसे ए ओ आई और औ, ये क्या है? ये है संयुक्त स्वर। तो साथियों ये तुम्हें अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि मूल स्वर कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन से, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। और टोटल महेश्वरी सूत्रों के अनुसार यदि हम स्वरों की बात करें तो कितने हो गए ये आप देख सकते हैं। महेश्वरी सूत्रों के अकॉर्डिंग टोटल स्वर हो गए 9। लेकिन पाणिनि ने मूल स्वरों के दीर्घ रूप को भी स्वीकार कर लिया। किसने किया? पाणिनि ने। ध्यान रखिए क्या किया? पाणिनि ने जो मूल स्वर थे ये जो मूल स्वर थे इन मूल स्वरों के दीर्घ रूप को भी स्वीकार कर लिया। जब मूल स्वरों के दीर्घ रूप को स्वीकार कर लिया पाणिनि ने, तो अब इनका दीर्घ रूप क्या बन गया? ए का आ, ई का बड़ी ई, उ का बड़ा उ, री का बड़ी री और ली का बड़ी ली। तो अब आप देख सकते हैं, सॉरी लिरी का दीर्घ रूप नहीं होता, ये आप ध्यान रखिए, ये परीक्षा दृष्टया बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। लिरी का दीर्घ रूप नहीं होता है, प्लुत होता है सीधा, लघु और प्लुत, ये ध्यान रखिए परीक्षा दृष्टया। 4 और निकल के आ गए संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर टोटल कितने हो गए? संयुक्त स्वर अब आप देख सकते हैं संयुक्त स्वर हो गए टोटल, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, दिक्कत नहीं आएगी। अब जब पाणिनि ने जब मूल स्वरों के दीर्घ रूप को भी स्वीकार कर लिया, तो अब जो टोटल हो गए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब टोटल हो गए संयुक्त स्वर कितने? आ, ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। तो ये टोटल कितने हो गए? 8 तो हो गए संयुक्त स्वर, जिन्हें दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। ध्यान रखिए क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर। और मूल स्वर जिन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, ध्यान रखिए क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। इनकी संख्या कितनी हो गई? 5। और टोटल पाणिनि के अनुसार संस्कृत व्याकरण में पाणिनि के अनुसार टोटल स्वर कितने हो गए? 5 + 8 = 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान भी रखना है, पूछ सकते हैं ये बिल्कुल कि टोटल संस्कृत व्याकरण में स्वर कितने हैं। तब आप क्या बताओगे? संस्कृत व्याकरण की जब बात आए तो टोटल बताओगे 13, और जब बात आए महेश्वरी सूत्रों के अनुसार तब ये होंगे स्वर, ये ही टोटल कितने? 9। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर इसमें एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि मूल स्वर कितने हैं और संयुक्त स्वर कितने हैं। मूल स्वर तो पहले के 2 सूत्रों में और संयुक्त स्वर अगले 2 सूत्रों में। तो साथियों स्पष्ट हो गया होगा। और स्वरों को अच क्यों कहते हैं ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि ऐसे लेकर ये देखिए और इस च तक सारे क्या है? स्वर है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अच भी कहा जाता है। अब हम अगली चीज देखेंगे, और वो अगली चीज क्या है? वो अगली चीज है, यहां पर ध्यान से देखिए, व्यंजन। अब देखिए यहां पर अच्छी तरह से 5वें सूत्र शुरू किससे हो रहा है? है से। और 14वें सूत्र में देखो अंत कहां से हो रहा है? ल तक। तो ये हो गया प्रत्याहार, बन गया हमारा हल। क्या बन गया? अब है से लेकर के और आप इन सबको जब यहाँ पर सम्मिलित करोगे इसमें लय तक, तो ये जो आएंगे
ये सारे के सारे क्या होंगे? व्यंजन होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे होंगे व्यंजन। साथियों अच्छी तरह समझ ले, ये सारे होंगे व्यंजन। और टोटल व्यंजन संस्कृत व्याकरण में कितने हैं? 33। टोटल व्यंजन कितने हैं? 33 है। ये भी अच्छे तरह समझ लीजिए। अब इनका भी बहुत ही वैज्ञानिक क्रम है। यदि हम देखेंगे, देखो शुरू में जो स्थान दिया गया है वो चारों की चारों अंतस्थ है। यह वह रेल है, ये अंतस्थ है, 4 वर्ण। और अंत में जो स्थान दिया गया है वो ऊष्म को दिया गया है, श है। और बीच में जो बच गए ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन हैं। सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन हैं। इनमें देखिए सबसे पहले 5वें वर्ण को जगह दी गई है, फिर चौथे वर्ण है, फिर तीसरे वर्ण, फिर दूसरा और फिर पहला वर्ण। ये देखिए बहुत ही वैज्ञानिक रूप से स्थान दिया गया है। एक बार मैं इसको अगली स्लाइड में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा धैर्य आपको रखना है। देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 14 के 14 महेश्वरी सूत्र। और इनका जो वैज्ञानिक क्रम है अब आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ए ई उ री कै, तो अच्छी तरह समझ गए होंगे। पहले 2 सूत्र इनमें क्या है? ये मूल स्वर है। बिल्कुल साथियों टाइम जरूर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम सही हो जाना चाहिए कि मूल बात क्या कही जा रही है। तो मूल स्वर पहले 2 सूत्रों में टोटल कितने हैं? 5 हैं। इसके बाद तीसरा सूत्र देखो, ए ओंग है, आई औच है। तो अगले 2 सूत्रों में क्या हो गया? संयुक्त स्वर हो गए। और संयुक्त स्वर कितने हो गए? 4। 4 कौन कौन से हो गए? देख लीजिए यहां पर। ए हो गया, ओ, आई और औ। ये अंत के नहीं लेने, ये अच्छी तरह आप समझ लें। तो क्लियर हो गया होगा साथियों। तो 5 4 कितने हो गए? 9। लेकिन महर्षि पाणिनि ने क्या किया? महर्षि पाणिनि ने जो ये मूल स्वर थे इनके दीर्घ रूप को स्वीकार कर लिया। तो टोटल 4 और जुड़ गए। तो पाणिनि के अनुसार टोटल हो गए कितने? 13। तो कुल स्वर संस्कृत व्याकरण में यदि स्वरों की बात करें तो कुल स्वर कितने हो गए? 13। लेकिन महेश्वरी सूत्रों के अनुसार बात करें तो महेश्वर सूत्रों के मुताबिक स्वर कितने हैं? टोटल 9। कौन कौन से? 5 मूल स्वर और 4 संयुक्त स्वर। अगली बात जो समझा रहे थे वो ये थी, 5वां सूत्र जो है वो है से शुरू होता है, यह वह रेट। 6ठा सूत्र है लैंड है, नम डण नम। 8वां जय बै ने। 9वां गेड़ धै से। 10वां जबगढ़ 10। 11वां ख फै छ ठे थे। 12वां छ टे तै वे। 13वां क पै ये। सॉरी छ टे तै इसी के साथ आएगा, छ टे तै वे। ये हो जाएगा क पे ये, शहर है, 14 हो जाएगा आयल है। अब देखिए साथियों बिल्कुल स्थिति आपके सामने स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये देखिए कि है से लेकर ले तक, यहां पर समझने का प्रयास करें। है से लेकर यहां से और ले तक, यहां तक सारे के सारे व्यंजन है, इसलिए इनको हल भी कहा जाता है। व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि स्वर जितने भी इनको क्या कहा जाता है? स्वरों को कहा जाता है अच। क्योंकि ऐसे और चैतक सारे के सारे क्या हैं? ऐसे और चैतक सारे के सारे स्वर, इसलिए इनको अच। और ऐसे लेकर
और लय तक सारे व्यंजन, इसलिए इनको हल। अब मैं इनका समझाना चाह रहा था आपको वैज्ञानिक क्रम। तो यहाँ पर एक बार आप इनके वैज्ञानिक क्रम को समझने का थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। देखिए इनके वैज्ञानिक क्रम को देखें तो साथियों बिल्कुल स्पष्ट है। पांचवा सूत्र देखिए, इसमें एक चीज मैं जरूर समझाने का प्रयास करूंगा आपको, यदि समझ में आती है तो। जो है वर्ण है, ये जो है वर्ण है और रे वर्ण है, इन दोनों की आवृत्ति 2 बार हुई है। देखिए जो महेश्वरी सूत्र है, इनमें जो समझने की चीज यही है कि जो है वर्ण की आवृत्ति है वो 2 बार हुई है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि है को 2 बार प्रयोग में लाया गया। इसकी बड़ी वजह क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप इनका जो वैज्ञानिक क्रम है उसको समझने का प्रयास करें। वैज्ञानिक जो प्रयोग वो ये है कि सबसे पहले 2 सूत्र हैं, इनमें तो अंतस्थों को स्थान दिया है। अंतस्थ से ही आप समझ जाइए, इसका मतलब होता है बीच का। अर्थात वे वर्ण जो स्वरों के और व्यंजनों के, इन दोनों वर्णों के बीच में है, वो क्या कहलाए, वो कहलाए अंतस्थ वर्ण। जो स्वरों के और व्यंजनों के बीच में स्थित है वो वर्ण क्या कहलाए, अंतस्थ वर्ण कहलाए। तो मैं फिर बता रहा हूं, इस है की गिनती वर्णमाला में नहीं की जाती है। वर्णमाला में जो है वो है 14वें सूत्र वाला है। ये भी परीक्षा दृष्टया बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णमाला में जिस है की गिनती की जाती है वो जो 14वें सूत्र का है उसी को माना जाता है। इस बात को आप भी अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। 5वें में जो है इसको तो केवल और केवल अट प्रत्याहार की सिद्धि के लिए रखा गया है, क्योंकि 2 जगह रखने का मुख्य कारण यही है कि जो घोष वर्ण में भी इसकी गिनती होती है और ऊष्म वर्ण में भी। इसलिए सल प्रत्याहार की सिद्धि के लिए और अट प्रत्याहार की सिद्धि के लिए 2 जगह स्थान दिया गया। जबकि ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि जो वर्णमाला का है, वर्णमाला में जो है वो है कौन से सूत्र का है, वो है 14वें सूत्र का है। 5वें सूत्र के है को नहीं माना जाता है, ये ध्यान रखना। तो स्थिति स्पष्ट है, पहले 5वें 6ठे सूत्र में अंतस्थ, इसके बाद 7वें से लेकर के और 11वें सूत्र तक ये सारे के सारे हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन। 11वें से और 14वें तक, सॉरी ये 12वें तक, 7वें से और 12वें तक स्पर्श व्यंजन है। इसके बाद 13 और 14 में है ऊष्म वर्ण। कौन से वर्ण है, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं देख लो, श, श, श। अंतस्थ थे ये देख लो, य, व, र, ल। ये 4 अंतस्थ हैं, ये 4 ऊष्म है और ये 25 स्पर्श है। 25 कौन कौन से, देखो सबसे पहले स्थान दिया गया ये 5वें वर्ण को, फिर स्थान दिया गया ये देखो चौथे वर्ण को, फिर तीसरे वर्ण को, फिर दूसरे वर्ण को और इसके अंत में स्थान दिया पहले वर्ण को। अर्थात पहले 5वां वर्ण, फिर चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो पूरा क्रम यदि हम देखें महेश्वरी सूत्रों का एक दृष्टया बॉक्स में, तो सबसे पहले क्या है, मूल स्वर। इसके बाद क्या है, अगले 2 सूत्रों में ये देखिए संयुक्त स्वर। इसके बाद यदि हम देखें तो ये क्या है, 2 सूत्रों में अंतस्थ व्यंजनी है ये भी। इसके बाद आए स्पर्श व्यंजन और अंत में स्थान दिया गया ऊष्म वर्ण। तो परीक्षा दृष्टया आपसे पूछ सकते हैं, तो आपकी स्थिति इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। मूल स्वर कितने, 5। संयुक्त स्वर कितने, संयुक्त स्वर महेश्वरी सूत्रों के अकॉर्डिंग तो कितने हैं बताइए, टोटल है 4। अगर महर्षि पाणिनि के भी जोड़ दें तो हो गए 5, तब टोटल स्वर हो जाते हैं 13। और 4 अंतस्थ, 25 स्पर्श, 4 ऊष्म, टोटल कितने हो गए 33। तो संस्कृत वर्णमाला में टोटल कितने हो गए, 13 स्वर, 33 व्यंजन, बराबर में 46 वर्ण हो जाते हैं। ये परीक्षा दृष्टया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।
एक चीज पूछ सकते हैं कि महेश्वरी सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसकी गिनती 2 जगह की जाती है, तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि वो चीज क्या है, वो है की गिनती 2 जगह होती है, 5वें सूत्र में और 14वें सूत्र में। लेकिन वर्णमाला में जो प्रयोग किया जाता है वो 14वें सूत्र का है ही है। तो बिल्कुल स्थिति सभी साथियों की स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भाई जो महेश्वरी सूत्र हैं उन महेश्वरी सूत्रों का उपयोग क्या है। आप देख सकते हैं महेश्वरी सूत्रों का जो उपयोग है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि इनका उपयोग है प्रत्याहार बनाने में। प्रत्याहार बनाने में ही इनका उपयोग किया जाता है। और इनसे कितने प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इनसे टोटल प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं वो है 44। और सूत्र कितने हैं, ये सूत्र हैं 14। टोटल महेश्वरी सूत्र है 14 और इनसे हम 44 प्रत्याहार बना सकते हैं। और इन प्रत्याहार क्या होते हैं, प्रत्याहार होते हैं वर्णों का संक्षिप्त रूप। जैसे अच है तो इसका मतलब है इसमें ऐसे लेकर के और च तक के सारे वर्ण बीच में आ जाएंगे। ऐसे ही हल का मतलब क्या है, ऐसे लेकर के ल तक के सारे वर्ण आ जाएंगे। ऐसे ही खर क्या है, खर का मतलब है ख से लेकर के और र तक के सारे वर्ण आ जाएंगे। तो इस प्रकार इनसे 44 प्रत्याहार हम बना सकते हैं। तो परीक्षा दृष्टया ये आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों ये आज की जो पहली क्लास थी जिसमें हमने महेश्वरी सूत्रों के बारे में पढ़ा। अब हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे जो वर्ण विचार टॉपिक है। वर्ण विचार टॉपिक में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि संस्कृत वर्णमाला में जो ये वर्ण है जो आज मैंने बताया, जिनमें स्वर है और व्यंजन है और इनको भी बांटा गया है। जैसे इनको भी मूल स्वर में और संयुक्त स्वर में बांटा गया, ऐसे ही इनको भी 3 रूप से अंतस्थ, ऊष्म और स्पर्श। इनमें और आपको विस्तार से बताएंगे कि अभी इन वर्णों को क्या कहा जाता है। परीक्षा दृष्टया कुछ टेक्निकल क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछ ले जाते हैं जो परीक्षा में काफी पूछ ले जाते हैं, उस समय आपको थोड़ी परेशानी आ जाएगी। इसमें इसको भी हम आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। लगातार रीट परीक्षा से जुड़ी जो भी समस्या है आपकी उसके लिए, और विशेष रूप से संस्कृत L1 और L2 की हम रेगुलर नियमित रूप से आपको क्लासेज मिलेंगी। आप इसको देख करके और जो संस्कृत की समस्या है उसके रिलेटेड कमेंट हमें जरूर करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक में क्या प्रॉब्लम आ रही है। वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग नियमित रूप से आपके लिए क्लास रोज लेके आएंगे। आज की वीडियो कैसी लगी इसकी कमेंट में राय अपनी जरूर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि वर्ष 2021 में आप सभी को सफलता मिले। नमस्कार।